अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया है कि वो भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है। आपको बता दें कि भारत को नाटो प्लस में शामिल करने के इस अमेरिकी प्रस्ताव का सबसे बड़ा असर चीन पर पड़ेगा। चीन का इस वक्त भारत और अमेरिका दोनों के ही साथ विवाद चल रहा है और अगर भारत नाटो प्लस का सदस्य बन जाता है तो ये चीन के लिए किसी बड़े मुझे क्यों क्या है ये नहीं जानना, मुझे क्यों है ये जानना है। और ये क्यों का जवाब किसी पाकिस्तानी के पास नहीं है, क्योंकि इसका जवाब किसी इंसान के पास ही नहीं है ही नहीं जवाब। क्योंकि ये पूरा जो मुल्क है अनफॉर्चुनेटली सर ये ऑटो पायलट पे चल रहा है। जैसे कि बड़े बड़े कमर्शियल एयरलाइनर पे ऑटो पायलट पे जहाज चला देते हैं, पायलट अपने आप चलता रहता है, पूरा मुल्क ऑटो पायलट पे चल रहा है। देयर इज नो प्लानिंग, देयर इज नो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी हुई है। ठीक है, 1971 की बात देख लीजिए, सरेंडर होने के कुछ दिन पहले जो जनरल ए के नियाजी थे वो कह रहे थे कि वी विल फाइट टिल द लास्ट बुलेट एंड वी कैन विन दिस वॉर। वो और झूठ बोल रहे थे। झूठ भी क्या बोल रहे थे, उनके दिमाग ही खराब है सर। अमेरिका से ऐसी आवाज़ें उठने लगी कि इंडिया को भी नेटो प्लस में शामिल करना चाहिए और शायद जल्दी करवा भी लिया जाए। बड़ी बात यह है, अगर आज के टाइम पे ये नेटो वगैरह तो बहुत दूर की बात है, अगर आज के टाइम पे जयशंकर साहब किसी देश के विदेश मंत्री या किसी भी हाई रैंक ऑफिशियल से मिल लेते हैं तो वैसे ही चाइना में खलबली मच जाती है कि इंडिया अब क्या कर रहा है। और पाकिस्तान की तो ये हालत है, कहीं से कोई एक खबर भी उड़ती उड़ती आ जाती है कि मिलेंगे इतने दिन बाद, इतने हफ्तों बाद, तो पाकिस्तान की तो उतने में ही जो है वो बत्ती गुल हो जाती है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और एक चीज़ और भी बहुत बड़ी है, जो चाइना में इस समय लिक्विडिटी का प्रॉब्लम चल रहा है, इसको नज़र में रखते हुए, क्योंकि जब चाइना के पास में पैसा था तब वो अगर मुंह के बल खा सकता है, तब भी वो वहाँ पे आकर के कुछ कर नहीं पाया है। चाहे वो अरुणाचल में आप देख लो, चाहे लद्दाख में देख लो, गलवान में। तो अभी भी हिंदुस्तान को थोड़ा अपनी मूवमेंट शायद बढ़ानी चाहिए चाइनीज़ बॉर्डर पर। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव आया है कि वो भारत को नाटो में शामिल करना चाहता है। आपको याद होगा कि ये वही नाटो है जिसकी वजह से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई थी। एक अमेरिकी सांसद ने भारत को नाटो के बराबर दर्जा देने की वकालत की है। अमेरिकी सांसद रो खन्ना ने कहा है कि अगर भारत को नाटो प्लस में शामिल कर लिया जाता है तो भारत को अमेरिका के साथ रक्षा के क्षेत्र में आसानी से जोड़ा जा सकेगा। और बुरे से बुरा क्या होगा साहब, मुल्क तबाह हो जाएगा, ये लोग जहाज पकड़ के भाग जाएंगे बाहर। क्रक्स ऑफ द मैटर इज, पाइट पाइपर ऑफ हैमिलिन की जो स्टोरी है वो दिखाती है कि एक बीन बजा रहा है और उसके पीछे चूहे, लाखों करोड़ों की तादाद में चूहे उसके पीछे पीछे, बिना ये सोचे कि ये हमें मौत के कुएं में ढकेल रहा है। तो ये जो शरीफ्स को फॉलो करते हैं सब, वो भी पाइट पाइपर के पीछे चल रहे हैं, जो इमरान खान को फॉलो करते हैं वो भी, और जो जरदारी फैमिली को फॉलो करते हैं वो भी। इनमें से किसी के पास प्लान नहीं है। इनके पास अपने खानदान के लिए, अपने लिए तो प्लान है, मुल्क के लिए किसी के पास कोई प्लान नहीं है। तो आप, मेरा तो यहाँ तक कहना और मानना है कि अनफॉर्चुनेटली जो रियलिस्टिक प्लान है वो पाकिस्तान आर्मी के पास भी नहीं है, जो मास्टर्स है। यानी वो भी अपने ही इदारे की सर्वाइवल के लिए सोच सकते हैं, यानी जिसे हम कहते हैं ना, सबको अपने अपने सर्वाइवल की पड़ी हुई है। ठीक है, 1971 की बात देख लीजिए, सरेंडर होने के कुछ दिन पहले जो जनरल ए के नियाजी थे वो कह रहे थे कि वी विल फाइट टिल द लास्ट बुलेट एंड वी कैन विन दिस वॉर। वो और झूठ बोल रहे थे। झूठ भी क्या बोल रहे थे, उनके दिमाग ही खराब है सर। दे डोंट हैव द कैपेबिलिटी। कारगिल का देख लीजिए, मैं आपको 2-3 वाकया बता देता हूं। कारगिल में भी क्या प्लान क्या था इनका मुझे अभी तक नहीं समझ में आया कि कारगिल की लड़ाई, ठीक है, हमारे तो 527 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए, ठीक है, और पर मुझे आज फिर इनकी बात समझ में नहीं आई कि कारगिल में परवेज मुशर्रफ साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, उनका पेट प्रोजेक्ट था, उसका एम क्या था। चाहे इमरान खान की पार्टी के लोग हों, उनकी रिश्तेदारियां फौज के साथ, ब्यूरोक्रेसी के साथ हैं, चाहे शहबाज शरीफ की और नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे जरदारी साहब की पार्टी हो, यानी ये सब स्टेक होल्डर्स हैं और एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। और फौज उस सारे तमाशे को, यानी बंदर तमाशे को मैनेज भी करती है। लेकिन इन द एंड अब ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान के पास $1 बिलियन लेने के लिए जिस तरह ये IMF के पास नाके रगड़ रहे हैं। पाकिस्तान का गेम ओवर तो बहुत दहाइयों पहले हो चुका था। ये आर्टिफिशियली इसको वेंटिलेटर पे रखा गया था, आर्टिफिशियली इसको फ्लोट करा गया था और आर्टिफिशियली इसको मतलब सस्टेन करा गया था। देखिए, ये अचानक परेशानी क्यों आई, मैं ये जानना चाहता हूँ, परेशानी क्यों आई। आप देख रहे हैं पिछले इमरान खान के समय में भी एंड में
देखिए, पाकिस्तानियों की एक तो मेमोरी बहुत शॉर्ट है उनका ना, जिसको कि हम लोग कहते हैं ना कि अटेंशन स्पैन और मेमोरी उनकी बहुत शॉर्ट है। लेकिन पाकिस्तान को तरक्की की राह पे लेके जाना है, वो प्लान यकीन कीजिए उनके पास भी नहीं है। इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स के साथ किस तरह उठना बैठना है, किस तरह चीज़ों को डील करना है, मैंने बहुत बड़े बड़े लोगों से मैं सब बात करके देखा। पाकिस्तान के जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रब्ता रहता है, तो मैं हैरान होता हूँ उनकी जो सुपरफिशियल थॉट हैं, और वो देश को चला रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को चला रहे हैं। और अभी तक आई एम अ वेरी कीन स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री, आज तक मुझे पाकिस्तानी फौज का ऑब्जेक्टिव भी समझ में नहीं आया कि असल में चाहते क्या हैं ये लोग। और जब चाहते हैं, इतना पूरे रिसोर्सेज पूरे मुल्क के इनके पास हैं, दे ओन एन एंटायर कंट्री। बड़ी मशहूर कहावत है कि कंट्रीज हैव एन आर्मी, इन पाकिस्तान द आर्मी हैज अ कंट्री। वो पुरानी घिसी पिटी कहावत है, लेकिन इट्स वेरी ट्रू। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि जब इनके पास सब कुछ है, कोई रिसोर्स की कमी नहीं है, पूरा मुल्क इनके नाम लिखा हुआ है, ये फिर अपना काम नहीं कर पा रहे। बेसिक सोल्जरिंग, बेसिक वॉर फाइटिंग में दे बीन फेलिंग टाइम एंड अवे। मिलिट्री अचीवमेंट्स की बात कर रहा हूँ, मिलिट्री अचीवमेंट्स, हाँ ठीक है, इन्होंने कोई लड़ाई लड़ी होगी अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स पे टेररिस्ट के खिलाफ, जो ऑपरेशंस करे होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। मैं भारत के खिलाफ जो उन्होंने जंगें लड़ी हैं, सारी की सारी जंगें इनकी भारत के साथ ही हुई हैं। और सब में इनके हाल देख लीजिए, ये आ जाते हैं बड़े मूंछों पे ताव देके, गाजी आ रहे हैं घोड़े पे काफिरों को मारने के लिए, एंड में फिर इनके घोड़े चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहां से, ये जमीन पर खड़े रह जाते हैं, पता नहीं इनकी क्या स्टोरी है। मैं आई हैव नॉट इवन बीन एबल टू अंडरस्टैंड। सर, तो मुल्क की बात तो दूर, इनको फौज चलाना नहीं आता, तो मुल्क तो पता नहीं कभी चलाएंगे ये। ना ये हाईवे वाला इंफा को ब्लॉक कर पाए, ना सियाचिन को कट ऑफ कर पाए, ना कश्मीर को आजाद कर पाए। इन्होंने लड़ाई लड़ी क्यों? और जो कहते हैं कि इंटरनेशनली इंडिया को ये कश्मीर इश्यू को इंटरनेशनलाइज करना था, तो कश्मीर में अटैक करते, लद्दाख गलत जगह अटैक कर दिया इन्होंने, लद्दाख में। और इंटरनेशनलाइज क्या हुआ? सब लोगों को इमेजेस क्या याद है? यही तो इमेज याद है कि वहां पे नवाज शरीफ गया और भीख मांग रहा है बिल क्लिंटन के सामने। तो मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। आप जो बात कर रहे हैं ना कि लोगों के साथ उठना बैठना कैसा है, अरे वो छोड़िए, वो तो मुल्क चलाने वाली बात होता है साहब। परवेज मुशर्रफ का भी कोई प्लान नहीं था। परवेज मुशर्रफ ऑल्सो डिड नॉट हैव अ प्लान। वो तो उस समय वॉर ऑन टेरर चल रहा था, 9/11 हो चुका था, कंटेनर भर के डॉलर आ रहे थे पाकिस्तान में, तो एवरीथिंग वाज फाइन। इनकी प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई है? पाकिस्तान की प्रॉब्लम जो बोरोड ग्रोथ की है और अमेरिका पे डिपेंड, जिस अमेरिका को गाली देते हैं, असल में अमेरिका ने ही पाकिस्तान को तो पाल के रखा है इतने सालों, जब से पाकिस्तान ने जन्म लिया है 14 अगस्त 1947। ये सिएटो सेंटो की अगर हम बात कर लें, और बाद में वॉर ऑन टेरर, नॉन नेटो अलाई, ये सब जो भी इनकी कहानी रही है पाकिस्तान की, तो इसको तो अमेरिका ने पाला हुआ है। जो 2020 का समय था, जब आप देखो ये पूरा गलवान वाला चैप्टर शुरू हुआ, सब कुछ चलता रहा, आप सबने देखा किस तरीके से, उस समय पर भी हिंदुस्तान का, बल्कि पूरी दुनिया जो थी वो उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी। पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो लड़खड़ा रही थी। चाइना इकलौता उस समय में ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी उस समय पर स्टेबल थी। कोविड से सबसे कम इफेक्ट उस समय पे चाइना को हुआ था, तब भी बराबर पे डट कर खड़े रहे चाइना, तब भी कुछ नहीं कर पाया। आखिरकार में वही पड़े उसके लोगों को दिक्कतें हो गई, चाइना के जो सोल्जर्स थे उसको समस्याएं हो गई कि भैया हमको यहाँ ठंडी में बैठा रखा है, हम कैसे यहाँ पे सर्वाइव करें, क्योंकि उनकी आदत नहीं है। तो फिर आज का जो टाइम है, आज का टाइम तो इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो बहुत अच्छा टाइम है। इंडिया को एक एज हासिल है। इंडिया को एज इस बात से हासिल है कि इंडिया की इकॉनमी पूरे विश्व भर में जो सबसे कम इन्फ्लेशन की चपेट में आ रही हैं उसमें से आती है। तो एक तरफ चाइना के पास में पैसे की बहुत दिक्कत है, वो अपने लोगों पे पैसा नहीं खर्चा कर पा रहा, अपने बैंकों को पैसा नहीं दे पा रहा। उस समय पर इतना छका मारा था चाइना को हिंदुस्तान की फौजों ने। तो आज अगर इंडिया अपनी जो मूवमेंट है वो चाइनीज़ बॉर्डर्स पर, चाहे वो लद्दाख वाला हो चाहे अरुणाचल वाला हो, इस पर बढ़ाता है, जो कि बोलते हैं हम लोग 5 है सिक्किम में, इधर उधर कुल मिला के 5 है टोटल, उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, सिक्किम और अरुणाचल। तो इन 5 में से किसी भी एक स्पॉट पर भी अगर हिंदुस्तान अपनी हलचल बढ़ाता है तो चाइना बहुत बड़े इशू में इस समय फंस जाएगा। ये मतलब नहीं कि सीधे आके हमला कर दे, वही तरीका जो चाइना करता है ना, थोड़ा बहुत ज़्यादा घुसा है फिर वापस चले गए, फिर घुसा है फिर वापस चले गए, इस तरीके की हलचल बढ़ाना जो चाइना करता रहा है, वो अगर करा जाए
तो चाइना इस समय बहुत बड़ी समस्या में फंस जाएगा, उसके पास में कुछ बचेगा भी नहीं। और इंडिया के साथ में कम से कम एक बहुत बड़ा दुनिया का हिस्सा अभी मौजूद है। वो हम ये नहीं कह रहे कि अमेरिका पे बिल्कुल आप भरोसा कर लो, अमेरिका के साथ में रहेगा, अमेरिका भगोड़ा देश है, लेकिन जो कमज़ोरी है चाइना की, उसका फ़ायदा हिंदुस्तान को उठाना चाहिए हर तरीके से, क्योंकि उसके पास में अभी रिजर्व की कमी है, उसके पास में अभी कैश की कमी है। वो यहाँ पर उतने अच्छे तरीके से जंग अभी नहीं लड़ सकता।